So, hello friends, welcome to online Guruji classes. My name is Brij Mohan Joshi. तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपनी जो लेक्चर सीरीज़ इंडियन पॉलिटी के उसके 4 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। और अभी तक मैंने आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन, स्टेट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इन सब को आगे हम लोग करेंगे। तो इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाने से पहले आपने चाहे मेरा प्रीएम्बल वाला लेक्चर देखा हो, चाहे मेरा पार्ट वाला लेक्चर देखा हो, तो आपने हर जगह पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं बार बार बोल रहा हूँ ये वाले संवैधानिक संशोधन। जैसे मैंने बोला, कल मैंने आपको पार्ट पढ़ाया तो मैंने बोला पार्ट 4A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद जोड़ा गया, या पार्ट 14A भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद जोड़ा गया। क्लियर? तो मैं बार बार अमेंडमेंट बोल रहा हूँ, तो आगे ही अमेंडमेंट्स आते रहेंगे। तो क्यों ना इससे पहले हम लोग इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को, अमेंडमेंट के प्रोसीजर को पहले पूरा ख़त्म कर लें, ताकि आगे जाके हमको दिक्कत इस टॉपिक पे ना आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर को। तो कल जैसे कि मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, जो हमारा पार्ट वाला लेक्चर है, जो उसका पार्ट 4 है, जहाँ पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को डिस्कस किया है, तो वहाँ पर मैंने आपको कल पढ़ाया था पार्ट 20, ठीक है ना। और मैंने पार्ट 20 बोला था अमेंडमेंट से रिलेटेड है। क्लियर? इसके अंदर एक ही आर्टिकल था, आर्टिकल 368। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होते हैं वो आर्टिकल 368 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होते हैं, जिनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। क्लियर? अच्छा, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जो कि आउटसाइड 368 होते हैं, यानी कि जो 368 की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया उसमें फॉलो नहीं होती है। क्लियर है कि नहीं? तो उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ना बोलकर उसको हम लोग या तो करेक्शन बोलते हैं, या फिर रिवीजन बोलते हैं, या फिर ऑल्टरेशन बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? यानी कि इसमें आपको 368 की प्रक्रिया को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 368 की प्रक्रिया एक विशेष बहुमत द्वारा की जाती है, जिसको हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। और यहां पर क्या है? ये सिंपल मेजॉरिटी है, यानी कि सामान्य बहुमत द्वारा। इसके लिए एक बिल लाना पड़ता है, जिसको हम लोग, यानी कि एक विधेयक लाना पड़ता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। और इनके लिए सामान्य विधेयक, यानी कि ऑर्डिनरी बिल लाया जाता है। तो आज हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं, बट वी विल नॉट फोकस ऑन दिस पार्ट। आज हम सिर्फ 368 वाले पार्ट को पढ़ेंगे। जो इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें फिर हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 17 से 18 केस ऐसे हैं जहाँ पर आपको 368 की ज़रूरत नहीं होती है, और उनको रटना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं उसके लिए बिल्कुल अलग से लेक्चर लेके आऊँगा। वाई? क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से भी बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो जितने भी बच्चे आरआरबी, एनटीपीसी या बाकी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2 क्वेश्चन ही आते हैं इसमें से, या तो आपसे पार्ट पूछ लेगा या ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल पूछ लेगा, ठीक है ना, या आगे जो मैं बताता रहूँगा छोटे छोटे पॉइंट्स वो पूछता रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब देखिए,
अब हम लोग पूरी तरह से आर्टिकल 368 के ऊपर फोकस करेंगे। 368 से बाहर जो अमेंडमेंट होते हैं उनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए आर्टिकल 368, क्लियर। अब आर्टिकल 368 में भी दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं। एक जिनको केवल पार्लियामेंट यानी कि केवल संसद पारित करती है, और दूसरे वो होते हैं जिनको पार्लियामेंट प्लस एटलीस्ट हाफ स्टेट्स यानी कि कम से कम आधे राज्य जिसको पास करते हैं, ठीक है ना। अब पार्लियामेंट जब भी करेगी वो स्पेशल मेजॉरिटी से करेगी, अभी बताएंगे स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, लेकिन जो राज्य करेंगे वो सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे। क्लियर, आई बात समझ में। और जिनको सिर्फ पार्लियामेंट करेगी वहां पर तो स्पेशल मेजॉरिटी होगी ही होगी। तो ये याद रख लेना आप कि आर्टिकल 368 के अंदर, और भाग जरूर याद रखना, संविधान के भाग 20 में है। तो आर्टिकल 368 के अंदर दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। पहले प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उनमें सिर्फ उनको पार्लियामेंट ही पास करती है, संसद ही पास करती है, और जो दूसरे प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उनको पहले संसद पास करती है और उसके बाद कम से कम आधे राज्यों को उनको सामान्य बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है। जो पार्लियामेंट पास करेगी, पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी, ठीक है ना। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको भी जान लेते हैं फटाफट, सुपर फास्ट स्टाइल में। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले मान लीजिए ये संसद है, ये लोकसभा है, और ये और राज्यसभा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बिल आएगा यानी कि जो विधेयक आएगा जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोल रहे हैं, वो इन दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर आ सकता है। समझ में आया? या तो वो पहले राज्यसभा में आ जाएगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, या वो पहले लोकसभा में आएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे जब आप पॉलिटी की क्लासेस करते रहेंगे तो आप सीखेंगे कि कुछ ऐसे विशेष बिल होते हैं जो पहले सिर्फ लोकसभा में आते हैं, और कुछ ऐसे विशेष बिल होते हैं जो पहले सिर्फ राज्यसभा में आते हैं। तो ये आप बने रहिए, आगे इसको सीखेंगे आप लोग। तो ये दोनों में से किसी भी हाउस में आ सकता है। क्लियर है कि नहीं है? अब जब ये यहाँ पर आएगा तो इसको पास होने के लिए एक विशेष बहुमत चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। और वो विशेष बहुमत क्या है? वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहला है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल, यानी कि कुल सदस्यों का बहुमत। एंड दूसरी कंडीशन है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है ना। अब इसको जरा समझ लेते हैं ये क्या है कंडीशन। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे आप देखिए लोकसभा है, लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 545 है, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग लोकसभा का मेजॉरिटी ऑफ टोटल कितना होगा? 50%
ऑफ 545 प्लस 1, यानी कि जो 272 आता है, यही बहुमत का आंकड़ा होता है जो संसद में चाहिए होता है। तो इतने सदस्यों का बिल पास करना जरूरी है। यहां तक बात समझ में आई? अब मान लीजिए उस दिन संसद में 350 सदस्य प्रेजेंट हैं। कितने प्रेजेंट हैं? 350। इसमें से 50 दे डिड नॉट वोट, दे एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, उन्होंने वोट नहीं किया। उपस्थित तो थे लेकिन वोट नहीं किया। हमारे पास क्या है? प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इन्होंने वोट नहीं किया तो बचे कितने? यहां पे देखिए, बचे 300। समझ में आया कि नहीं है? अब 300 में से हमने 300 का 2/3 लिया, जो कि लगभग कितना आया? 200 लोगों ने उस विधेयक को पास किया। ठीक है ना? आई बात समझ में कि नहीं आई? अब हम इसको चेक करेंगे वहां से। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये कुल सदस्यों के बहुमत के बराबर है या उससे ज्यादा है। तो ये जो कुल सदस्यों का बहुमत है वो 272 है। ठीक है? तो ये हो गया फेल, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उनका 2/3 आ रहा है, यानी कि उसका 2/3 बहुमत आ रहा है। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके ये बिल पास होगा, तभी ये स्पेशल मेजॉरिटी है। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझाऊं, जितने भी सदस्य हों उनका 2/3 हमेशा 272 से या ज़्यादा होना चाहिए, 272 होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर जो 2/3 इंग्लिश थोड़ा ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है। मैथमेटिकल फॉर्मूला देखिए, 2/3 प्रेजेंट वोटिंग या तो 272 के बराबर हो या 272 से ज़्यादा हो। देखिए सिंपल इनइक्वालिटी बना दी मैंने। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम्स की, तो मैथ्स तो आपने पढ़ा ही होगा। तो सिंपल है, इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक फॉर्मूला आप देखिए कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 272। मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल जो कि कितना है? 272, और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए? या तो 272 के बराबर होना चाहिए या 272 से ज्यादा होना चाहिए। एक मैथमेटिक्स के इस फॉर्मूले में आप इस बहुमत को समझ गए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इतना सब कुछ झंझट मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है? आप कोई भी हाउस देख लीजिए, अगर मैं यही केस राज्यसभा के लिए ले जाऊं तो राज्यसभा के लिए क्या होगा? यहां पर राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं आपके? 250 मेंबर्स, सॉरी 245 मेंबर हैं। तो 245 का 50% प्लस 1 आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये फॉर्मूले से आपका ये बहुमत तैयार हो गया। ठीक है ना? आई बात समझ में नहीं आई? यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल जो है 2/3 बहुमत या तो बिल्कुल उसके बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। उस कंडीशन में बिल पास हो जाएगी। इतना सब कुछ घुमा फिरा के करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेजॉरिटी लगती है यहाँ पर। अगर मैथ समझ में आती है तो उसको ज़रूर ध्यान दीजिए। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि इस बहुमत से हम लोग, अब ये बहुमत देखिए, अब मैं ये सब कुछ मिटा रहा हूँ, मैं सिर्फ वाली कंडीशन यहाँ पे रखूँगा। ठीक है ना? ताकि आपको याद रहे मेजॉरिटी मैथमेटिक्स के टर्म्स में। तो मैंने यहां पे लिख दिया 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू, लोकसभा के लिए 272, ये लोकसभा के लिए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है?
क्लियर है कि नहीं है? और राज्यसभा के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ पर वो वैल्यू डाल देना, मैं डाल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ लोकसभा के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे 272 नहीं भी लिखते हो तो यहाँ पे ऐसे लिख दो मेजॉरिटी ऑफ टोटल। अब देखिए, अब ये जो बिल है इसी बहुमत से दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया जाएगा। इट विल बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस सेपरेटली, दोनों के द्वारा ये पास किया जाएगा। अगर कोई डेडलॉक होता है तो यहां पर नो जॉइंट सिटिंग, कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। संवैधानिक संशोधन के केस में कोई भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। तीसरा पॉइंट, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल होता है 123, जिसके तहत प्रेसिडेंट क्या ला सकता है, ऑर्डिनेंस ला सकता है, यानी कि अध्यादेश ला सकता है। तो इस केस में आप संविधान में कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, यानी कि कोई भी ऑर्डिनेंस से संविधान में संशोधन नहीं होता है। क्लियर? नंबर 4, अब ये जाएगा राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? तो राष्ट्रपति को इसमें साइन करना ही करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज, ये ऐसे कर दो, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन या गिव हिज एसेंट, यानी कि राष्ट्रपति बाध्यकारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति उसको रिटर्न कर दे, वापस कर दे, ठीक है ना, पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, या उसको विथहोल्ड कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसके लिए 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के बाद हमने ये किया कि कोई भी संवैधानिक संशोधन बिल होगा, एक तो वो उसको लाने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, और दूसरा जब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के बाद ये प्रोविजन आया है। यहां तक बात समझ में आ गई है आपको? तो ये प्रक्रिया हो गई जी। तो देखा आपने, दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में आएगा, पहले वहां से पास होगा विशेष बहुमत से, फिर दूसरे सदन में जाएगा, दोनों हाउस पास करेंगे। अगर पास नहीं होता है तो बिल वहीं पे समाप्त हो जाएगा, कोई भी संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। ऑर्डिनेंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट उसको साइन करने के लिए बाउंड है ही है। तो जब प्रेसिडेंट साइन कर लेगा तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां तक तो सिर्फ पार्लियामेंट का रोल था। अब स्टेट कहां पर आते हैं? अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन बिल, अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन बिल ऐसा है जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में एक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी कि वो सेंटर स्टेट रिलेशंस को अफेक्ट कर सकता है, यानी कि इफ एनी मैटर affects the interest of states, कहने का मतलब है कोई मैटर अगर फेडरल मैटर हो, ठीक है ना, यानी कि अगर वो स्टेट्स के इंटरेस्ट को, यहां पर मैं इसको और भी शॉर्ट कर देता हूं, मैं इंटरेस्ट ऑफ स्टेट लिख देता हूं, राज्यों के हित, उसमें टकराते हैं।
अब राज्यों के हित कहाँ पे टकराते हैं? नंबर 1, अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जुड़ा हो, वहाँ पे जजों की नियुक्ति, उनका रिमूवल, या वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ा हो, या वो सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ा हो, या वो सातवीं अनुसूची से जुड़ा हो, ठीक है ना, जहां पर आपकी शक्तियों का बंटवारा होता है, टैक्सेस, धन वगैरह का। जैसे आप देखिए जीएसटी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, जो 101वां बिल था वो इस कैटेगरी में आता है, क्योंकि उससे केंद्र और राज्यों के संबंधों में असर पड़ता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मैंने आपको बता दिया। या फिर आर्टिकल 368 से जुड़ा हो, यानी कि आप आर्टिकल 368 की ही प्रक्रिया को संशोधित करना चाहें। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि जो संविधान संशोधन है उसकी की पूरी प्रक्रिया को ही मैं बदलना चाहता हूं। यानी कि जो अभी मैंने जो पूरा प्रोसीजर इससे पहले पढ़ाया, अगर मैं उस पूरे प्रोसीजर को बदलना चाहूं तब भी वो राज्यों के हितों से टकराता है, क्योंकि भारत एक संघ है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे ख्याल से इतने काफी हो गए। एक और लिख लीजिए, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। ये हम लोग समझेंगे इसको, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है राज्य की, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं राज्यों की और केंद्र की, उनसे रिलेटेड कोई मामला हो, यानी कि इन शॉर्ट कहेंगे अगर उसमें राज्यों के हित शामिल हों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, केंद्र राज्य संबंध, सातवीं अनुसूची, आर्टिकल 368, इसी को अगर आप बदलना चाहें, या फिर केंद्र और राज्यों की शक्तियों से वो संबंधित हो, तो उस केस में, इन केस में हम लोग क्या करते हैं, जो पहला वाला प्रोसीजर था पार्लियामेंट वाला, वो तो फॉलो होता ही होता है। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि पार्लियामेंट वाला प्रोसीजर तो फॉलो होगा ही होगा, प्लस आधे से ज्यादा स्टेट्स, यानी कि उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि उनकी विधानसभा, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर्स, कहीं पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी तो वो भी, ठीक है ना, या स्टेट लेजिस्लेचर लिख लीजिए, आधे से ज्यादा उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे। कौन सी मेजॉरिटी से पास करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत से। अगर वो सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करते हैं तो तब जाकर वो टाइप 2 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 368 के अंदर, जहां पर राज्यों के हित भी शामिल हैं, तो उसके लिए ये प्रक्रिया होती है। जो मैंने इसका एग्जाम्पल आपको क्या दिया, जैसे जीएसटी का मामला था, पंचायत वाला जो संशोधन था, समझ में आया कि नहीं है? तो वो सब चीज़ें इसमें आएंगी, जहां पर पहली वाली प्रक्रिया के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्य, ठीक है ना, मतलब सॉरी, आधे से ज़्यादा मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, कम से कम आधे राज्य, ठीक है ना, कम से कम आधे, सारे नहीं। क्लियर? तो अगर यही चीज़, अब मैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जाना चाहता हूँ, अमेरिका में यही चीज़ में बहुत हाई मेजोरिटी होती है, वहाँ पर 3/4 स्टेट होते हैं, इंडिया में हमने एटलीस्ट हाफ स्टेट लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया से होते हुए आर्टिकल 368 के अंदर हमारी संविधान
के अंदर संशोधन होता है। तो आज हम इसको यहीं पर पढ़ेंगे, आप इसको समझिए। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जहाँ पर हम लोग 368 को यूज़ नहीं करते हैं, 368 की प्रक्रिया फॉलो ही नहीं करते, ठीक है ना। और वैसे अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं और उनके लिए जॉइंट सिटिंग भी हो सकती है, उनके लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। तो वो हम लोग अब इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी आपको सिर्फ ध्यान से इतना ही समझना है, ठीक है। तो ये जब आप इतना पढ़ लिया तो ये चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दें, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दें, कोई भी एग्ज़ाम के लिए अमेंडमेंट प्रोसीजर सेम ही है, ठीक है। हाँ, जो वन वर्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में वो या तो पार्ट पूछ सकता है, आर्टिकल पूछ सकता है, मेजॉरिटी पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट क्या उस पर साइन करेगा या नहीं करेगा। वो आपने सब जानकारी यहाँ से ले ली। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं इसके अगले भाग में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।